अगर इंडिया एजुकेशन मार्केट की बात करें तो अभी तो फिलहाल 10% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू चाइना। वी आर अ वेरी यंग ब्रांड नेम का ख़राब होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। डर तो रहता है, जब शुरू करते हैं तब डर डेफिनेटली रहता है कि अगर कोई सोसाइटी इम्पैक्ट नहीं है तो वो काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं बट ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने 100% प्रोडक्ट्स अच्छा बना दिया। सीखना है तो आपको ऊपर वाले को ही देखना पड़ेगा, आप नीचे वाले को तो देख नहीं सकते। तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। सक्सेस जो है उसका एक ही कैटलिस्ट है, उसका एक ही मंत्र है। आपको जो डायरेक्शन लगती है सही है, वहाँ आप। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राहुल। एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो हर क्लासरूम की अपनी एक कहानी होती है। जैसे एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक ऐसा सपना कि लर्निंग में कुछ मैजिक हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विजनरी से जिन्होंने इंडियन क्लासरूम को ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड तक लाने का सपना पूरा किया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि एक आइडिया कैसे बना एक मिशन, कैसे इंडियन क्लासरूम को मिली एक नई पहचान और कैसे एक इंडियन ब्रांड ग्लोबल क्वालिटी को डिलीवर कर रहा है। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं हम मिलाप मेहता जी का, जो नाइटेक कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, एकदम बढ़िया हूँ। ये जो आपका नाम सर मिलाप मेहता है और ये जो मिलाप का आइडिया है कि छोटे क्लासरूम जो छोटे शहर के होते क्लासरूम उसको एक एडवांस स्मार्ट क्लासरूम बनाने का जो ये मिलाप आपने किया, ये आइडिया कहाँ से आया सर आपको? सर मैंने अपना जो करियर है उसके बिगिनिंग में एक रिमोट एरिया में एजुकेशन के लिए काफ़ी सारा काम किया है। अलग अलग कंपनीज के लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए हैं। जो रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं और वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि इसको कैसे हम एडवांस इतना बनाए ताकि जो एंड पॉइंट पे बच्चा बैठा हुआ है उसको एक सबसे अच्छा और बेहतरीन कंटेंट मिले। क्योंकि अर्बन एरिया में इट इज़ वेरी इजी टू गेट गुड टीचर एंड गुड कंटेंट, बट रूरल एरिया इज बिगेस्ट चैलेंज। आपने डॉक्टर्स में भी देखा होगा कि दे हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 year इन रूरल पार्ट, बट फॉर टीचर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा कोई रूल होता तो बच्चों को अच्छा कंटेंट मिल पाता, बट राइट नाउ इट इज़ अ बिग चैलेंज कि रूरल एरिया में नहीं मिल पाता। तो टेक्नोलॉजी, मैंने ऐसा सोचा कि ये गैप को ब्रिज कर सकती है और वहीं से ये आइडिया आया मुझे कि कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए, बनाया जाए कि वहाँ पर कंटेंट डिलीवरी, रूरल पार्ट में कंटेंट डिलीवरी और टीचर जो है वो अर्बन पार्ट से उसको सपोर्ट करे। तो डिवाइस और कंटेंट दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए ऐसे अलग अलग मैंने विचार करके अलग अलग सॉल्यूशंस ट्राई करने का सोचा। आपने रूरल एरिया के बारे में आपने डिस्कस किया, अफोर्डेबिलिटी के बारे में कितना सोचते हैं आप कि कोई ऐसा कुछ आपके प्रोडक्ट के प्राइस जो भी होंगे उतना कितना ध्यान रखते हैं आप कि रूरल एरिया के लिए भी वो अफोर्डेबिलिटी मेंटेन हो? सर इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बहुत अच्छी इसमें बात यह कि जो गवर्नमेंट का मैक्सिमम फंडिंग है वो हाईएस्ट फंडिंग जाता है दो सेक्टर को, एक एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ है। तो एजुकेशन सेक्टर में कहीं पर भी कोई फंडिंग का इशू नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है। स्टिल अगर आप एक डिवाइस की अफोर्डेबिलिटी अगर सोचते हो तो डिवाइस की लगभग कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है और उसका जो यूजेज है वो 5 साल तक का यूजेज है। एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 300 बच्चे पढ़ते हैं और ये जो डिवाइस है वो मिनिमम 5 साल के लिए आराम से आपको एफिशिएंटली सर्विसेज दे सकता है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अल्टीमेट कॉस्ट जो इसकी आती है दैट इज हार्डली 10 रुपीज पर स्टूडेंट पर ईयर। बहुत ही ये वायबल है, अफोर्डेबल है और काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उससे टीचर बाहर निकल जाता है, जैसे चोक को इनहेल करना। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य के हिसाब से भी चोक को इनहेल करना अच्छा नहीं है, तो टीचर उससे बाहर आ सकता है, स्मार्ट वर्क कर सकता है। ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में कंटेंट मिलने से स्टूडेंट को भी फायदा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप अफोर्डेबिलिटी बोल सकते हैं कि हेल्थ का फायदा है। 360 डिग्री अफोर्डेबिलिटी आप बोल सकते हो कि हेल्थ का भी फायदा है उनको उनको पर स्टूडेंट जो कॉस्ट आ रही है वो भी कम है। जबकि गवर्नमेंट का बजट तो पर स्टूडेंट लगभग पर ईयर आप देखो, इवन फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इट इज 20,000 पर स्टूडेंट पर एनम। तो अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली ये अफोर्डेबल डिवाइस है फॉर एनी स्कूल। उसके ऊपर से इसमें बहुत सारा CSR फंड्स भी आता है।
CSR फंड्स में भी बेसिकली वही है कि डोनेशन आता है स्कूल्स को और उसमें से भी वो इस डिवाइस को बाय करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो आई डोंट थिंक कि कोई मेजर चैलेंज उनको फाइनेंशियली है और ये डेफिनेटली अफोर्डेबल है बिकॉज पर स्टूडेंट कॉस्ट इसका बहुत ही लो है। जो पर स्टूडेंट 10 रुपीज़ वाला जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ा मैं डिटेल में भी आपको समझा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख रुपए का डिवाइस है तो लगभग आप समझ लो उसकी जो वैल्यू है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की वैल्यू है वो 5 साल की रहती है। तो पर ईयर अगर आप कॉस्ट मान लो तो इसकी 20,000 आपको, बिकॉज 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 इज 20,000। और पर ईयर जो नॉर्मली स्टूडेंट टर्नआउट स्कूल्स के अंदर होता है वो आप समझ लीजिए लगभग वो 500 से 1000 के बीच में वो टर्नआउट रहता है। तो इफ़ यू इफेक्टिवली डिवाइड दिस नंबर तो वो लगभग आपका जितने स्टूडेंट्स पर ईयर स्कूल में से निकल रहे हैं तो वो 1 लाख डिवाइडेड बाय, अगर आप ये नंबर ऑफ क्लासरूम स्टूडेंट सब मैथ्स करोगे तो इट विल come to somewhere around 10 rupees per student per year, which is a very low cost as compared to any other infrastructure. And that is where I feel that this device is economically very, very affordable. बट ऐसा देखा जाता है कि हर जितने बिजनेस हैं, हर प्रोडक्ट वाले खासकर बैंक से भी टाइप्स होते हैं। सारे एस्टैब्लिश तो होंगे नहीं क्लासरूम जितने हैं बड़े। Right. जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ EMI ऑप्शंस भी आपने रखे हैं किसी बैंक से टाइप के साथ? वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अभी हमने ऑलरेडी अमेजोन के साथ हमारा टाइप है जिसके अंदर ऑन बिहाफ ऑफ अस दे प्रोवाइड फाइनेंस। तो किसी को भी फाइनेंस की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो वो हम अमेजोन के थ्रू भी करते हैं। एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर फ्यू अदर टाइप्स विच आर इन प्रोसेस, जैसे बजाज फाइनेंस के साथ भी हम ट्राई कर रहे हैं। तो जिनको अगर अपफ्रंट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट द अमाउंट, दे कैन गो फॉर EMI ऑल्सो, दैट इज पॉसिबल, वो पॉसिबल है। तो जब आपने स्टार्ट किया कि ये जो प्लान आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ टाइप है, ये स्टार्टिंग से ही है कि बाद में इस पे आपने काम किया? तो इसके अंदर सर मैं काफ़ी सारे टाइम से अलग अलग NGO के साथ तो काम कर ही रहा था, बट जो ये मैंने खुद का वेंचर शुरू किया वो अराउंड 6-7 इयर्स बैक मैंने जब ये सोचा कि अभी खुद का कुछ काम करना है तब ये शुरू किया। अच्छी बात ये थी कि पूरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है मेरा वो मेरे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड बन गया, जिसके अंदर मुझे ये समझ में आ गया कि अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए, क्या क्या एनवायरनमेंट मेरे पास तैयार होना चाहिए और उसके हिसाब से चलने से मुझे इसमें क्या फ़ायदा होगा। वो सारा बैकग्राउंड तैयार था, तो उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि इसको कैसे आगे ले जाना है मुझे। पहला कुछ भी वो लाइफ का बहुत कमाल का होता है। पहला एक्सपीरियंस जब आपने इंस्टॉल किया होगा नाइटिक का कोई भी प्रोडक्ट आपने कहीं पे, उस टाइम जो टीचर्स के रिएक्शन होंगे वो उस टाइम के एक्सपीरियंस की कोई यादें हैं आपके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि जैसे आपने बोला पहला एक्सपीरियंस और वो भी अपनी खुद की ब्रांड का, तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जहाँ हमने जो फर्स्ट अपना नाइटेक ब्रांड का पैनल्स इंस्टॉलेशन किया और हमने उनको डेमो वगैरह दिया, तो जो सेटिस्फैक्शन हम टीचर के लेवल पे देखा, हमने स्टूडेंट के लेवल पे देखा, तो इट गेव अस अ ग्रेट कंफर्ट। उसमें हमको इतना एक हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला कि इतना हमको पता चल गया कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक और यहाँ से आगे चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब टीचर इसको यूज़ करता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे पहले क्या था कि स्मार्ट क्लास के अंदर एक ऐसा मॉडल आता था जिसके अंदर प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करो, कंप्यूटर को किसी और चीज़ से कनेक्ट करो, देयर वर सो मेनी केबल्स टू हैंडल। बहुत सारी चीज़ें टीचर के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, जबकि इस मोड में डिवाइस के अंदर सारी चीज़ें इनबिल्ट आ जाती है। देयर इज़ नथिंग लाइक एडिशनल स्पीकर, देयर इज़ नथिंग लाइक एडिशनल प्रोजेक्टर, कोई और स्क्रीन को कनेक्ट करना, वो सारी चीज़ें निकल गई। ये डिवाइस का सबसे मेजर बेनिफिट ये है टीचर को कि एक सिंगल टच पे ये डिवाइस ऑन हो जाता है और टीचर उस पे काम करना शुरू कर सकता है। कुछ बिजनेस ओनर ऐसे होते हैं, चाहे फाउंडर CEO, वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, काम बाकी चीज़ और लोग हैंडल करते हैं। आपका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है रिसर्च में, प्रैक्टिकल किसी चीज़ों में? मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर कोई सोसाइटी इम्पैक्ट नहीं है तो वो काम करने से कोई मतलब ही नहीं है। आपका बिजनेस है, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट बिजनेस के साथ साथ कोई पॉजिटिव सोसाइटी इम्पैक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो हमारा मेन जो कोर थिंकिंग ही यही है कि सिंस इट इज़ मेकिंग वेरी हाई सोशल इम्पैक्ट और एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इस सेक्टर में काम करते हैं, तो दैट इज़ द की मोटिवेशन। तो पैसा तो कमाना ही है, साथ में अच्छा काम भी करना है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव को साथ में लेके हम चल रहे हैं एंड दैट इज़ द की पॉइंट टू बिलीव कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। बट सर मेरा सवाल कुछ अलग था। मेरा सवाल ये था कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि कोई गाड़ी बना रहा है तो वो भी टेक्निकल कुछ उसको भी उसके पास भी कुछ नॉलेज होते हैं। राइट। जैसे आपके प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट कितना होता है प्रैक्टिकली? जैसे मैंने बोला कि टीचर्स के साथ काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि टीचर्स को क्या चाहिए, ओके वो साइकोलॉजी टीचर की हमने स्टडी की हुई है, ओके उनको कहाँ दिक्कत होती है, तो जो हमारा प्रोडक्ट है उसका रिसर्च भी हमने उसी तरीके से किया है। कि खुद करते रिसर्च? यस यस, ओके हम खुद ही करते हैं। जैसे ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, जिसके अंदर जैसे स्मार्ट बोर्ड आ गया। स्मार्ट बोर्ड एक एप्लीकेशन है जो कि टीचर को हेल्प करता है नॉर्मल चॉक बोर्ड को रिप्लेस करने में। तो ऐसे जो जो एप्लीकेशंस है उसमें काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है और आज की डेट में आई कैन क्लेम वेरी इजीली कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छे एप्लीकेशंस हमने इंटीग्रेट कर दिए हैं। जैसे 3D लाइब्रेरी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑटोमेटिक लेसन प्लानिंग हो गया, ऑटोमेटिकली एजुकेशनल रिसोर्स फेचिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमने इनबिल्ट कर दी है एज कम्पेयर टू दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। इसको कैसे ऑलवेज एडवांस और फॉरवर्ड रखना है वो भी हम कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं और वो जो इवोल्यूशंस है वो प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। तो काफ़ी सारा रिसर्च लग रहा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट के टेस्टिंग होते हैं, कंपोनेंट्स के टेस्टिंग होते हैं और उसके बाद सिलेक्शन के बाद ये डिवाइस पूरा तैयार होता है। एप्लीकेशंस को स्टडी करना पड़ता है, कौन से एप्लीकेशंस टीचर्स को अलाइन करेंगे, उनके हिसाब से अच्छे रहेंगे, वो सारी चीज़ें देख के काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, रिसर्च में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। कंपटीशन का मार्केट है, हर चीज़ में कंपटीशन है। जब आपने आपके अंदर वो विज़न आया होगा मुझे स्टार्ट करना है, क्या कोई डर था कि इतने कंपटीशन के बीच में कैसे सस्टेन कर सकता हूँ? हाँ, डर डर तो रहता है, जब शुरू करते हैं तब डर डेफिनेटली रहता है क्योंकि बड़े-बड़े ब्रांड के साथ आपको कॉम्पीट करना है, आपका इंडियन ब्रांड है और आपको उसको पोजीशन करना है इंटरनेशनल जायंट्स के सामने, तो वो डर पहले ज़रूर था। बट लकीली और विथ हार्ड वर्क व्हाटएवर यू से, हमने अब तक 5000 स्मार्ट क्लास हमारी डिवाइस के बेस पे क्रिएट कर दिए हैं, विच इज़ like a remarkable figure as compared to the presence of international brands in India। तो ये अचीवमेंट हम ये मानते हैं कि जो हमारी रिसर्च है उसी को ये डेफिनेटली कैटर करता है, उसी को ये रिस्पेक्ट करता है कि अगर रिसर्च थी और प्रोडक्ट में हमने ध्यान दिया तब जाके ये एक्सेप्टेंस आया कि हम इंटरनेशनल ब्रांड्स के सामने भी कॉम्पीट कर रहे हैं। हमारी प्रेजेंस जो है वो 12 स्टेट में अभी बन चुकी है और अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल और अच्छे से अच्छे प्राइवेट स्कूल में हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहा है और डे टू डे टीचिंग लर्निंग में ये बहुत अच्छे से टीचर को सपोर्ट भी कर रहा है। जैसा सर आपने बताया कि 12 स्टेट में आपके प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, बाकी जगहों पे क्यों नहीं पहुंच सका है? मतलब क्या रीज़न है जब वहाँ तक नहीं पहुंचने का? 12 स्टेट्स के अंदर क्योंकि हमारा जो टीम है उसका सपोर्ट है, इंजीनियर्स का सपोर्ट है, तो अभी तक हमने वो प्रेफर किया है कि इन्हीं 12 स्टेट में ऑपरेट किया जाए। और क्योंकि हम वी आर अ वेरी यंग ब्रांड, वी हैव जस्ट स्पेंट 2 इयर्स, तो हम जो स्केल करते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं बिकॉज एक पोस्ट सेल सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में। अगर वो आपकी रिच से बाहर है तो फिर ब्रांड नेम का खराब होने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। तो जहां हम सर्विस दे पाते हैं और जिस वे में सर्विस दे पाते हैं, जितने टाइम में सर्विस दे पाते हैं, वही तक हम स्केल करते हैं। तो अभी हमने जो 12 स्टेट लिए है उसमें हमारी जो रीच है वो अच्छी है, वहाँ पर हमारे पास इंजीनियर्स है, वहाँ पर हमारा खुद का स्टाफ भी है जो इजीली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है नियर बाय लोकेशन से। तो अभी 12 स्टेट तक लिमिट हमने इसलिए किया है कि वहाँ हम सर्विस अच्छी दे पा रहे हैं, बट फ्यूचर में डेफिनेटली विल स्केल इट अप और इसको ऐसे स्प्रेड करेंगे कि सारे स्टेट में जाए। जैसे हमने सुना है सर कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर हमारे बिज़नेस में अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो हो सकता है कभी नेगेटिव रिव्यूज़ भी आएँ। उसको किस तरीके से आप लेते हैं? क्या कभी ऐसा फेस करना पड़ा है आपको? हाँ, हाँ, नेगेटिव रिव्यूज आते हैं बट वी टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और हम उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं बिकॉज ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपने 100% प्रोडक्ट्स अच्छा बना दिया। तो
हमारा ये ऑलवेज रहता है कि जैसे रिसेंट एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा, हमारे गुजरात के अंदर कलोल की एक स्कूल में हमने करीबन 11 स्मार्ट क्लास बनाए। तो वहाँ शुरुआत में क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड अदर इश्यूज वहाँ पर जो एप्लीकेशंस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। तो वहाँ जो स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो काफ़ी परेशान थे कि भाई हमको ये देख लीजिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, टीचर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और वो काफ़ी एक्टिव भी थे, यू कैन से हाइपर एक्टिव थे कि डे वन से एक्साइटेड थे कि इसको बहुत यूज़ करना है ये वो। सो वी टुक दिस एज अ चैलेंज। हमको पता था कि कई जगह उनकी भी प्रॉब्लम्स आ रही है और कई जगह टेक्निकल इश्यूज भी आ रहे हैं। तो इन दोनों को अलाइन करके हमने ऐसा रास्ता निकाला कि हमने 15 दिन का उनको एक पीरियड दिया जिसमें हम सारा सिस्टम स्टेबल करेंगे और उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी वो वन बाय वन सॉल्व करते गए। और उसके हिसाब से हमारी भी एक नई लर्निंग डेवलप हुई कि जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक अपना FAQ डेवलप कर लिया और बाकी सारी स्कूल्स में भी उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रॉब्लम्स आएंगी वही सिखाएंगी और वही आगे ले जाएंगी। सो वी टेक इट वेरी पॉजिटिवली। क्लासरूम के जो भी प्रॉब्लम्स थे आपने कुछ हद तक, बहुत हद तक आपने कोशिश की कि उनको एडवांस में कन्वर्ट किया जाए। अभी भी कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लैक हो रही है जिसको आप दूर करेंगे आगे जाके? अभी तो सर बहुत सारा स्कोप है। अगर इंडिया एजुकेशन मार्केट की बात करें तो अभी तो फिलहाल 10% भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू चाइना। चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री है और हमेशा सीखना है तो आपको ऊपर वाले को ही देखना पड़ेगा, आप नीचे वाले को तो देख नहीं सकते। तो अगर चाइना से सीखे तो उन्होंने अपने क्लासरूम को इतना एडवांस बना दिया है कि अगर हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे टीचर्स को जल्द से जल्द हमने एम्पावर नहीं किया तो हम पिछड़े हुए की कैटेगरी में आ जाएंगे ग्लोबल लेवल पे। एंड दिस इज द फैक्ट। चाइना के अंदर क्लासरूम में जो एडवांसमेंट्स हैं वहां पर आपको इंटरेक्टिव लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इन कॉन्सेप्ट्स पे इतने अच्छे से बच्चों को एंगेज करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कोई भी, बहुत सारे इवन एडुकेटर्स की भी ये कंप्लेन है एंड यू माइट हैव हर्ड, यू माइट हैव सीन कि हमारे जो अभी बच्चे हैं वो काफ़ी सारा टाइम स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे। तो ये जो एंगेजमेंट चाहिए, जो इंटरेक्टिवनेस चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का इम्प्रूवमेंट अभी इंडिया में ज़रूरी है। और ये डेफिनेटली ओवरनाइट नहीं आएगा, इसके पीछे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। और मैंने जैसे बोला चाइना के कंपैरिजन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स हमको यहाँ चाहिए हमारे क्लासरूम को और भी ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए। अभी तो 10% खाली हमने कवर किया है, देयर इज अ स्कोप पेंडिंग फॉर अनदर 90%। और एजुकेशन में कंटिन्यूअस ये इनोवेशंस होते ही रहते हैं। तो आप समझो इट इज़ लाइक IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक विंग है, उसी टाइप का ये है कि आज अगर आपने इंटरेक्टिविटी से कुछ सिखाया तो कल को कोई नया कॉन्सेप्ट, जैसे अभी आप AI सुन रहे हो तो AI इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, लर्निंग तो होती ही रहेगी। और जो एडुकेटर्स है उनको समय के साथ रहना ही पड़ेगा। और अगर समय के साथ रहना है तो इनोवेशंस को एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज से 5 साल के बाद आप लिख लीजिए कि टीचर टीचर नहीं रहेगा, स्टूडेंट टीचर को सिखाएगा। ये होने वाला है एंड डेफिनेटली होने वाला है। बिकॉज आज की डेट में हमारे टीचर्स रिलेक्टेंट है, AI को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप समझो कि 5 दिन जिस लेटर को लिखने में या ईमेल को लिखने में आप 5 दिन सोच के लिखना पड़ता था कि ये इंग्लिश वर्ड मैं लूँ, वो इंग्लिश वर्ड लूँ, आज ChatGPT ओपन करके 2 कीवर्ड दे दो कि मुझे इसके लिए चाहिए और ऐसा चाहिए, आपको पूरा लेटर तैयार मिल जाता है। एंड इफ स्टिल आवर टीचर्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, देन दैट इज अ बिग इशू। तो वो अभी के सिनेरियो में हो रहा है। नाइटेक की जर्नी सर कब शुरुआत हुई थी, कौन सी ईयर में? नाइटेक ब्रांड हमने शुरू किया 2020 में, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट करके। और उससे पहले भी हमने सिमिलर डिवाइसेस मार्केट में सेल किया, उसका रिस्पांस देखा। एंड एट दैट पॉइंट वी रियलाइज्ड कि ये जो प्रोडक्ट है वो आगे जाके कमाल करने वाला है। तो हमारा विजन काफ़ी पहले कंस्ट्रक्ट हो चुका था और हमारा जो एजम्पशन था वो भी बहुत सही गया और प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट कवर चुका है अभी तक।
और काफ़ी और भी, जैसे मैंने बोला कि इतना होने के बावजूद भी मैं बहुत कॉन्जर्वेटिव साइड पे बोल रहा हूँ कि ओनली 10% मार्केट इज कवर्ड। गवर्नमेंट के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, कॉर्पोरेट्स के बहुत सारे एफर्ट्स हैं, तो और भी काफ़ी चीज़ें होगी। तो नाइटेक जो 2020 से हमने विजन शुरू किया था, उसके हिसाब से हमारा ये था कि भाई हम अगले 3-4 साल में 1000 क्लासरूम तो पहुंच जाएंगे। बट टुडे वी हैव ऑलमोस्ट क्रॉस्ड 5000 क्लासरूम्स। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, और भी रिस्पांस आ रहा है। जहाँ तक रिस्पांस के पीछे का जो रीज़न है, जो हमको समझ में आ रहा है, वो ये है कि पोस्ट सेल सर्विस और अच्छी ट्रेनिंग। हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं डिवाइस के लिए। तो आई थिंक दिस फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2020 से लेके 2025 तक का जो जर्नी है, इवोल्यूशन है, उसमें अलग अलग फेजेस पे हमने प्रोडक्ट को इवॉल्व भी किया है और उसका सर्विस भी इम्प्रूव किया। कि ये जो सर जर्नी रही है आपकी अभी तक की, सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है अभी तक का? सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट हमारा, जैसे आप समझ लीजिए कि मैं कहीं कोई अच्छी फोरम पे बैठा हुआ हूँ, और वहाँ मैं कंपनी के नाम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स बैठे हुए हैं, और वहाँ अगर नाइटेक ब्रांड का भी पोजीशनिंग होता है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी ब्रांड है कि एक इंडियन ब्रांड इस फोरम पे है, जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में चर्चा हो रही है, और उसके साथ साथ नाइटिंग ब्रांड का भी सेम प्लेटफॉर्म पे पोजीशनिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। सो दैट इज रियली अ प्राउड मोमेंट विच आई एक्सपीरियंस पर्सनली, कि इस ब्रांड के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, टाइम का, इमोशंस का, मनी का, दैट इज रियली वर्किंग वेरी वेल फॉर अस। जब इस लेवल पे कंपनी काम कर रही हो, ब्रांड काम कर रहा हो, इन्वेस्टर्स सामने से अप्रोच करते हैं, आपका क्या रिएक्शन रहता है जब अप्रोच करते हैं? तो हमने ऑलरेडी ऑफर्स भी हमारे पास आए हैं, और इन्वेस्टर्स भी दे आर कीन, बिकॉज अभी जैसे जिस तरीके से बिजनेस का ट्रेंड चल रहा है, उस वे में एक्सपांशन लोग बहुत जल्दी करना चाहते हैं, और इन्वेस्टर की ज़रूरत नॉर्मली एक्सपांशन अगर आपको रैपिड करना है तभी ज़्यादा पड़ती है, अदरवाइज तो आप बूटस्ट्रैप मोड में भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो इन अवर केस वी हैव रिसीव्ड ऑफर। हमारा कंपनी का वैल्यूएशन ऑलरेडी एक दिल्ली बेस्ड फाइनेंशियल फर्म 100 करोड़ वैल्यू निकाल चुकी है, बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर फंडिंग एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ वी वांट टू रिमेन बूटस्ट्रैप ओनली, और उसमें लॉजिक सिंपल है कि हमारा कंट्रोल हम क्वालिटी और सर्विस में रखना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी डोंट वांट एनी इंटरवेंशंस एज ऑफ नाउ, जब तक वो प्रोडक्ट एक स्केल पे ना पहुंच जाए। नाइटेक का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है जो बाकी कॉम्पिटिटर्स से उसको अलग बनाता है नाइटेक को? सो नाइटेक का हमने जो कंपोनेंट्स इन मेकिंग यूज किया है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका टच क्वालिटी। जैसे नॉर्मली अलग अलग प्रोडक्ट्स में 8 मिली सेकेंड्स का रिस्पॉन्स टाइम रहता है, तो हमारे प्रोडक्ट में जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको हमने स्पेशल टेक्नोलॉजी से रिड्यूस करके उसको 4 to 6 मिली सेकेंड्स में हमने लाया है। मतलब जब टीचर लिखता है बोर्ड पे, तो टाइम लेग वगैरह बहुत कम या नहीं बराबर रहेगा, जबकि अदर प्रोडक्ट में वो ज़्यादा हो सकता है और है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्फ़िगरेशन में भी हमने इम्प्रूवमेंट किए, जैसे स्टोरेज हो गया, जैसे स्पीड हो गया। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जो हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए वो भी हमने काफ़ी अच्छे किए हैं। एप्लीकेशन, मतलब जो टीचर को यूज़ करना है, स्मार्ट बोर्ड का एप्लीकेशन है या तो कंटेंट का एप्लीकेशन है, तो उसमें हमने सिमुलेटर्स डाले हैं, 3D हमने मॉडल्स डाले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जो एक ऑब्जेक्ट अगर टीचर को डेवलप करना है तो उसको काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो दूसरे प्रोडक्ट से हमने ये डिफरेंशिएशन क्रिएट किया है कि इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम फॉर टीचर, और उसमें जो जो उनको लेसन प्लान के तहत जो जो रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, वो रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए हमने एआई का इंटीग्रेशन कर दिया है, ताकि जैसे अगर टीचर को ब्रेन के ऊपर कुछ टॉपिक पढ़ाना है, तो जैसे ही टीचर ब्रेन लिख के अब हमारा एआई एजेंट रन करती है, तो ब्रेन के रिलेटेड जो भी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेसन प्लान्स हैं, वो सारे उनको एट अ टाइम मिल जाएंगे, और बाद में उनकी चॉइस के हिसाब से वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हमने असेसमेंट भी इसमें बेस्ट असेसमेंट भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से,
और अलग अलग मेथड से 7I मेथड्स के हिसाब से हमने इसके अंदर असेसमेंट भी इंक्लूड कर दिया है, ताकि जब बच्चे को पढ़ाए टीचर, तो पढ़ाने के बाद जब उसका नॉलेज लेवल चेक करना है, एप्लीकेशन लेवल चेक करना है, तो थ्रू दिस असेसमेंट, थ्रू दिस क्विजेस, दे कैन इजीली चेक विद इन क्लासरूम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है और स्पेशल बना देती है। जो एक्साइटमेंट और जो चैलेंजेस पहला दिन था जब आपने शुरू किया था, क्या वो एक्साइटमेंट आज भी रहती है? एक्साइटमेंट स्टिल इज द सेम, क्योंकि पहले का स्ट्रगल अलग था कि ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, अभी का स्ट्रगल अलग है कि भाई ब्रांड का हमको रीच भी बढ़ाना है और उसको सस्टेन करके हो सके उतने ज़्यादा बेनिफिशियरी तक पहुंचाना भी है। तो इनफैक्ट एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमको नहीं पता था कि ये सक्सेस हमको मिलेगी, और वो सक्सेस हमको मिल गई है। तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलने के बाद उसको टिका के रखना वो एक दूसरा चैलेंज हो जाता है। कभी क्या किसी टीचर से अनएक्सपेक्टेड डिमांड कुछ आया है कि ये फीचर सर ऐड कर दीजिए, ये कभी ऐसा डिमांड आता है और फुलफिल करने का कितनी कोशिश करते हैं आप? टीचर से डिमांड आता है, और जहाँ वायबल लगता है, फिजिबल लगता है, वहाँ हम करके भी देते हैं। बट जहाँ ऐसा लगता है कि अनरियलिस्टिक है, तो उनको हम एजुकेट भी करते हैं कि दिस डिवाइस है सर्टेन लिमिटेशंस, और उसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रीजंस है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। किसी भी फाउंडर के लिए सबसे सक्सेसफुल मोमेंट कौन सा रहता है जब वो फील करता है कि आज मुझे सक्सेस मिल गया, या कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं? सो एक इस क्वेश्चन को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा मैं। एक तो होता है कि आपका वर्क सेटिस्फेक्शन, और दूसरा होता है आपका मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। तो फॉर एनी फाउंडर, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज कि आपका प्रोटोटाइप सक्सेसफुल है, मतलब आपका प्रोडक्ट किसी ने एक्सेप्ट किया, दैट्स द मोमेंट ऑफ जॉय फॉर एनी फाउंडर। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो आपका जो सक्सेसफुल प्रोटोटाइप है उसके बेसिस पे अचीव हो रहा है। सो दैट इज, आई थिंक, सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट एज अ फ्रॉम फाउंडर पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों चीजें हैं। इंडियन ब्रांड्स और ग्लोबल क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन कितना चैलेंजिंग होता है? इंडियन ब्रांड्स और ग्लोबल क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन मैच करने में, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में अगर आप देखें, तो इतना वो चैलेंजिंग नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं सबका बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो चाइना ही है, मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना ही है। तो कंपोनेंट सभी जो कंपनीज है वो वहीं से इंपोर्ट करती है, और ज़्यादातर असेंबलिंग जो है वो इंडिया में होता है। तो एज एन इंडियन ब्रांड वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग, और अभी तो गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे सपोर्ट्स इसमें हैं, तो उसमें ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं। हम ग्लोबल जो ब्रांड है उसका क्वालिटी इजीली मैच भी कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में हमारा शेयर भी हम बढ़ा सकते हैं, द वे वी आर डूइंग राइट नाउ। जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिल रही है वो क्लासरूम को मिल चुके हैं, जो रूरल एरिया में होते हैं उनको अफोर्डेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आपको पर्सनल लेवल पे आपके लिए आपके बिजनेस में किस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर रही है? सो हमारे जो बिजनेस में, जैसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई का एक स्पेशल स्टेटस निकाला है, ओके। तो सबसे बड़ा फायदा हमको ये मिल जाता है कि एनी गुड पार्टी विथ हुम वी आर डूइंग बिजनेस, तो जब तक उनका इंटेंशन कोई चीटिंग वगैरह का नहीं है, तो एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी कि कोई भी एमएसएमई कंपनी है तो उनका जो पेमेंट है वो 60 डेज में क्लाइंट को करना पड़ेगा। वरना देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन कि अगर वो एमएसएमई का पेमेंट नहीं मिलता है तो एमएसएमई काउंसिल को जाके हम लोग अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, एंड देन दे विल हेल्प अस टू गेट दिस दैट पर्टिकुलर पेमेंट आउट। तो वो गवर्नमेंट का सपोर्ट वहाँ पर अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ रही है एजुकेशन सेक्टर में, वो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट है। जहाँ किसी भी सेक्टर में अगर स्पेंडिंग बढ़ी तो आपका बिजनेस वॉल्यूम मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, हायर बिजनेस वॉल्यूम का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में हाईएस्ट स्पेंडिंग आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली वो सेक्टर एक लुक्रेटिव सेक्टर बन जाता है, और उस सेक्टर में पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो हो ही रहा है। अगले 5 साल में आप नाइटेक को कहाँ देखते हैं? हाँ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेरा अभी जो, मतलब दिन में 18 घंटे का शेड्यूल है काम करने का,
उसमें एक ही चीज दिमाग सिर्फ अकेले या टीम के साथ 18 घंटे? नहीं, अकेले मैं 18 घंटे करता हूँ। ओके। तो टीम को जितना मतलब विलिंगली करना है वो कर सकते हैं। तो मेरा विजन रात दिन दिमाग में एक ही चीज रहती है कि अगर मैंने ये 3 साल के अंदर जो 5,000 क्लासरूम्स बनाए हैं, और उसमें भी मैं ये फील कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल ब्रांड्स अगर 1-1, 2-2 लाख का सेल्स कर रही है, तो एज एन इंडियन ब्रांड मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि इसको एटलीस्ट मैं 1 लाख पे स्केल करूँ। आई वॉन्ट माई प्रेजेंस, माई ब्रांड प्रेजेंस इन एटलीस्ट 1 लाख स्कूल अक्रॉस इंडिया। और लकीली हमको इस डायरेक्शन में सपोर्ट भी मिल रहा है, ऑलमाइटी सपोर्ट भी मिल रहा है, और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो वो विजन भी शायद हम लोग 5 साल में अचीव कर लेंगे, ऐसा अभी हमको लग रहा है। बिकॉज रिसेंटली हमने एक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ प्लान किया है, जिसके अंदर हम लोग एक बड़े नंबर में उनके साथ काम करने जा रहे हैं। तो इट इज ऑन दैट लाइन ओनली। विजन वही है, 5,000 से लेके 1 लाख क्लासरूम्स तक पहुंचने का अभी विजन है। उसमें हम लोग काफ़ी कुछ आगे बढ़ भी रहे हैं। रिसेंटली हमने झारखंड गवर्नमेंट के साथ भी एक अच्छा एमओयू साइन किया है, जिसके अंदर हम लोग एक बड़ा नंबर वहाँ पर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमको मिलेगा ऐसा लग रहा है। सो सिमिलरली विल बी क्लोजली वर्किंग विद गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल, पोजिशनिंग अवर ब्रांड एटलीस्ट इन 1 लाख स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। दैट्स व्हाट। अभी नाइटिक के कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप सर हर प्रोडक्ट का कर पाए? राइट। सो नाइटेक में एक तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जो हमारा जो की प्रोडक्ट है, उसमें हम लोग अलग अलग रेंज में, अलग अलग स्क्रीन साइज में 5 प्रोडक्ट्स पोजीशन कर रहे हैं, जिसके अंदर 55 इंच का पैनल है, 65 इंच का पैनल है, 75 इंच का पैनल है, 85 इंच का पैनल है, और वैसे 98 इंच का पैनल है। तो अलग अलग ये रेंज रहती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो पैनल के साथ एक्सेसरीज भी होता है, जिसके अंदर हमारा साउंड बार विथ वीडियो कैमरा है, जो कि लाइव टीचिंग में या तो कॉन्फ्रेंस रूम्स के अंदर भी वो काम में आता है। वो भी एक अलग प्रोडक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा PTZ कैमरा भी है, जो अगेन लाइव टीचिंग में काम में आता है। ऑल इन वन माइक भी है जो लाइव टीचिंग में काम में आता है। नॉर्मली ये जब पूरा एक वर्चुअल क्लासरूम सेटअप होता है, तो ये सारे कंपोनेंट्स वो क्लासरूम के अंदर लगते हैं, जहाँ जैसे स्पेशली कोविड टाइम पे ये बहुत ज़रूरत आ पड़ी थी कि क्योंकि बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, तो एक टीचर सेंट्रली कोई स्टूडियो से टेलीकास्ट कर रहा था, और बच्चे सारे घर पे बैठ के रिसीविंग एंड से इसको पढ़ रहे थे। तो सिमिलर मॉडल रिक्वायर्स अलग अलग कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया। तो वो सारे कंपोनेंट, सारी रेंज हमारे पास अभी है। क्या गूगल मीट या जूम सॉफ्टवेयर जो आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं, क्या वो भी सपोर्ट करता है आपके डिवाइस में? हाँ जी, ये जो डिवाइस है वो सारे ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि प्रेजेंट जो आप करते हो वो भी इसके थ्रू डायरेक्ट आप कर सकते हो। ओके। तो वहीं पे ये टीचर को लाइव लेक्चर में काफ़ी, मतलब अगर टीचर ने कोई रिसोर्स डेवलप किया है, कोई इमेज डेवलप की है, कोई एक्सेल शीट जनरेट किया है, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, तो वो सारा सीधा सीधा प्रेजेंटेबल रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर उनको इमीडिएटली कोई इंटरनेट से या अलग जगह से, जैसे उन्होंने कोई पेन ड्राइव लिया है जहाँ पर कोई रिसोर्स है, तो वो भी सीधा प्लग इन करके इसके अंदर वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा किस सिटी में, आपके सिटी या स्टेट में अभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं? सो हमारा अभी अलग अलग जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के अंदर हमारा पटना और सराउंडिंग में, तो वो बहुत अलग टाइप का कॉम्बिनेशन है, ईस्ट वेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट सबसे बड़ी सफलता हमको पहले गुजरात और बिहार में मिली थी, और काफ़ी लोग ये पूछते भी है कि गुजरात में रह के बिहार में आपने क्यों किया। बट बिहार में भी डेवलपमेंट इज ऑन पिक। जैसे बिहार को गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जिसके तहत उनको काफ़ी सारी ग्रांट्स दी जाती है, तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट है। सरप्राइजिंगली बिहार के अंदर ये मॉडल बहुत पॉपुलर है कि हर एक स्कूल में कोई ना कोई एक टीचर है जिसका खुद का स्टूडियो उसने सेटअप किया है। मतलब ये भी बहुत अलग कहानी है जो। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए सर, तो ऑडियंस जानना चाहते हैं। हाँ, तो बिहार में आपने शायद अलग अलग
ये यूट्यूब कास्टर्स देखे ही हो, हाँ, खान सर का खान सर वगैरह, हाँ, तो इनसे इंस्पायर होके काफी सारे टीचर्स ने भी ये इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग अपने अपने छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस वर्चुअल चला रहे हैं। तो खान सर से जो जो टीचर्स इंस्पायर है, उन्होंने अपना 20 बच्चों का ग्रुप है, 25 बच्चों का ग्रुप है, ऐसा ग्रुप बना के ट्यूशन शुरू किया है, कोचिंग क्लासेस शुरू किया है। और इसमें ये प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि मिनिमम हमने विद इन लास्ट 2 ईयर्स आई वुड से 100 ऐसे टीचर्स हैं जिनको हमने कंप्लीट स्टूडियो सपोर्ट दिया है, मतलब उनके लिए पूरा स्टूडियो बिल्ड करना, और वो भी एक घर के अंदर एक छोटी सी रूम में विद आइदर पीटीजेड कैमरा और साउंड बार विद कैमरा पैनल के साथ लग जाता है और टीचर वहां से ऑपरेट करता है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उनकी यूट्यूब चैनल पे 5-5, 10-10 हज़ार फॉलोअर्स हैं। दे प्रिपेयर कंटेंट, दे पुश इट ऑनलाइन, दे सी इट इट इज यूज्ड एट मैक्स लेवल। वो सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, और वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी बहुत ज़्यादा क्रेज है। जैसे आप इन जनरल भी देखोगे तो बिहार उड़ीसा से सबसे ज़्यादा आपको आईएएस ऑफिसर्स मिलेंगे। तो वहाँ पर ये क्रेज बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन टीचिंग के अंदर या रेगुलर टीचिंग में भी यूजेज काफ़ी अच्छा है। तो आई थिंक एजुकेशन सेक्टर में दे आर डूइंग ग्रेट जॉब। जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वहाँ पर हमारा भी पोजीशनिंग बहुत अच्छा है। कस्टमर सपोर्ट सर आप किस तरीके से दे रहे हैं? तो कस्टमर सपोर्ट में सबसे पहले अगर माइनर इशू है तो हमारे पास एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क नंबर है जहाँ पर हम कंप्लेंट रिसीव करते हैं। कंप्लेंट रिसीव करने के बाद इमीडिएटली हम लोग, अगर छोटी प्रॉब्लम है जो कि रिमोट वे में सॉल्व हो सकती है, तो विद इन 5 to 6 आवर्स कस्टमर को कॉल चली जाती है। और कस्टमर जब ये ऑनलाइन पूरा अगर सेटअप दिखा के वहीं के वहीं अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो रेशियो नॉर्मली ये रहता है कि 90% प्रॉब्लम छोटी होती है, ऑनलाइन सॉल्व हो जाए तो ऑनलाइन सॉल्व हो जाती है। अगर ऑनलाइन सॉल्व नहीं हुआ तो नेक्स्ट जो एस्केलेशन आता है उसमें हम नियर बाय इंजीनियर को वहां पर भेजते हैं। ओके, हर सिटी में आपके इंजीनियर अवेलेबल है? हाँ, वो हमने पूरा इंजीनियर का मैपिंग किया हुआ है, तो हर सिटी में वो विजिट कर सकते हैं। और वो सपोर्ट जो नॉर्मली है वो विद इन 24 आवर्स हम लोग अवेल करवा देते हैं। और उसमें बाकी के आप जो 90% हमने बोला, उसमें बाकी के जो 10% है उसमें 7-8% वो भी निकल जाता है। एंड थर्ड एस्केलेशन इज रिप्लेसमेंट। अगर इन दोनों में से कोई भी वर्क नहीं किया और डिवाइस ऐसा खराब है कि उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, देन थर्ड एस्केलेशन इज रिप्लेसमेंट। बट रिप्लेसमेंट रेशियो इज़ वेरी लो। जैसे हमने अभी 5,000 क्लासरूम किए तो उसमें 5 भी रिप्लेसमेंट नहीं है। सो इट इज़ इवन लेस देन 0.5% यू कैन से। सो पर स्टूडेंट अगर इसका इकोनॉमिक वायबिलिटी अगर मैं समझाऊँ आपको, तो आप समझ लीजिए कि ये डिवाइस 1 लाख रुपए का है, और इस डिवाइस का जो यूजेज है दैट इज डिफाइंड इन आवर्स, दैट इज 50,000 आवर्स। मतलब 50,000 घंटे तक ये डिवाइस आप यूज कर सकते हो। सो इफ यू सिंपली डिवाइड 1 लाख रुपी कॉस्ट डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, दैट कम्स टू अराउंड 2 rupees। ओके, ग्रेट। सो द डिवाइस इज ऑलरेडी अफोर्डेबल। और अगर इसको हम पर स्टूडेंट कन्वर्जन देखने जाए, तो पर स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ कि जब स्कूल के अंदर एक लेक्चर होता है तो वो लेक्चर लगभग 35 मिनट्स का होता है, और एवरेज स्कूल का जो वर्किंग डेज होता है वो साल में 200 दिन होता है, किसी भी स्कूल का आप देख लो। तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 से 4 घंटा, मतलब लगभग आप उसको हाई स्केल पे भी पकड़ लो तो 1000 आवर्स। मतलब ये डिवाइस आपका 50 साल तक चल सकता है। बट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में तो उतना कोई चलाता नहीं है, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। अपना जो मोबाइल है वो भी हम 3-4-5 साल बाद बदल ही देते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो 5 साल के लिए निकालते हैं, और लगभग इसी इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो जो पर स्टूडेंट कॉस्ट निकल के आएगी वो लगभग 10 रुपीज पर ईयर निकल के आती है, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड वायबल। ये स्पेशली आपने ये क्लासरूम तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया, क्या कभी किसी स्टूडेंट का भी कभी कुछ कॉल, मैसेज या फीडबैक कभी आया है किसी स्टूडेंट का आपके प्रोडक्ट को लेके? सो डायरेक्ट तो कोई स्टूडेंट का फीडबैक हमारे नंबर पे रिसीव नहीं करते हम, बट जो हमने क्लासरूम में जाके देखा है वो दैट इज वेरी एक्साइटिंग। फॉर एग्जांपल
कोई स्टूडेंट को अगर आप स्क्रीन के ऊपर एक्सेस दे के कोई अच्छा इंटरेक्टिव एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते हो, तो उसका पूरा जो फील है, उसका एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट लेवल का होता है और उसका एंगेजमेंट भी बहुत हाई लेवल पे होता है. सो दैट इज अ प्रूवन फैक्ट कि जब बच्चा इन्वॉल्व होता है अपने आप, तब वो बोरिंग लेक्चर के अलावा उसकी एक अलग खुद की पर्सनल अटैचमेंट हो जाती है, एंड दैट इज वेयर उसकी जो लर्निंग है वो बहुत फास्ट हो जाती है. दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड. जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी, कोई ऐसी स्टोरी जो उनको इंस्पायर करे? सो जो मुझे मेरे जीवन में जो मैंने सीखा और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि सक्सेस जो है उसका एक ही कैटलिस्ट है, उसका एक ही मंत्र है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहो. आपको जो डायरेक्शन लगती है सही है, वहाँ आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहो. और मेरा ये खुद का रिसर्च है कि जब आप 10 एक्सपेरिमेंट करते हो, 9 तक तो आपका खर्चा ही होता है, बट 10वें एक्सपेरिमेंट में इतना इनकम होता है कि पहले 9 का खर्चा भी निकल जाता है, भूल जाएंगे आप सब। और उसके बाद जो 10वां एक्सपेरिमेंट है उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता है, और इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट है उससे 10 टाइम्स. तो दिस इज द फॉर्मूला विच आई फील इट विल वर्क फॉर एनी एंटरप्रेन्योर. अभी आगे का कुछ आप प्लान कर रहे हैं प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में मार्केट में लाने के लिए? डेफिनेटली हम प्लान कर रहे हैं, बट लकीली ये प्रोडक्ट अभी हमको फ्री होने ही नहीं देता है. इतना काम इस प्रोडक्ट में है, तो जैसे ही इस प्रोडक्ट से थोड़ा फुर्सत मिलेगा, तो हमारा काफ़ी सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन चाइना एंड अदर कंट्रीज में हो चुका है. तो हम डेफिनेटली ये चाहेंगे कि वहाँ से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में पार्ट्स वगैरह लाके बनाए जाए. और जो इंडिया का भी, अभी इंडियन गवर्नमेंट का भी एक ड्रीम है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो वी वुड लाइक टू सपोर्ट दैट ड्रीम. हम उस ड्रीम को सपोर्ट करना चाहेंगे, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करके अपना इंडियन ब्रांड से प्रमोट करके अगर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो उससे बेहतर कोई इक्वेशन नहीं है. दैट इज़ व्हाट विल ट्राई टू डू. सर, लाइफ में हम कितना भी अच्छा काम करें, कहीं से अगर हमें अवार्ड्स या रिकग्निशन ना मिले तो अच्छा नहीं लगता. क्या कभी इस आपके इनिशिएटिव के लिए कभी कहीं से कुछ अवार्ड्स मिले हैं सर? Yes, recently we have been recognized by Radio City for Gujarat Radiance Awards, जिसमें कैटेगरी थी हाई इम्पैक्ट डिजिटल लर्निंग. तो उन्होंने हमको रिकग्नाइज किया है, एंड दैट वाज अ मोमेंट ऑफ जॉय फॉर अस. दैट वाज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर अस कि किसी ने हमारा काम जो है उसको रिकग्नाइज किया. तो बहुत अच्छा लगा हमको, और वो रिकग्निशन मिलने के बाद हमारी टीम में भी एक नया एनर्जी आ गया. इनफैक्ट सिमिलर एक्टिविटी हम अपने टीचर्स के लिए भी करते हैं, जिसमें हर साल हम एक प्रॉपर मेथड के थ्रू जो भी स्कूल्स में हमारे डिवाइसेस इंटरेक्टिव पैनल्स यूज हो रहे हैं, वहाँ पर हम विजिट करके डेटा कलेक्ट करके ये तय करते हैं कि इसमें से गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में अच्छा टीचर कौन है और किसने क्या काम किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट उनको भी हम सिलेक्ट करते हैं, उनको भी रिकग्नाइज करते हैं. और फ्यूचर प्लान्स तो हमारे ये भी है कि इन टीचर को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कहीं एक्सपोजर भी देना चाहेंगे. कोई लर्निंग ट्रेनिंग हो, उनका अपग्रेडेशन ट्रेनिंग हो, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हो, वहाँ पे उनको भेजना चाहेंगे, ताकि वो भी ये समझे जाने कि ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अवार्ड हमको मिला, वो हमको बहुत अच्छा लगा, और हम भी इसी तरीके से टीचर्स को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं. सर, किसी भी बिजनेस में मार्केटिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है? मार्केटिंग को अगर साइड कर दे तो बिजनेस को कहाँ देखते हैं आप? मैं इस पर्टिकुलर एरा में बहुत क्लियरली बोलूँगा कि अगर आपको खाली एक एवरेज स्पीड से आगे बढ़ना है, तो मार्केटिंग को आप इग्नोर कर सकते हो. बट अगर इस एरा में आपको रैपिड ग्रोथ चाहिए, तो मार्केटिंग के अलावा मेरे हिसाब से कोई ऑप्शन ही नहीं है. मार्केटिंग इज मस्ट. आपको 140 करोड़ लोगों की आबादी में अगर अपने आप की विजिबिलिटी चाहिए, और वो भी फास्ट चाहिए, जहां आपके पास समय मर्यादित है, तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. आपको जल्दी पहुंचना है, तो आपको मार्केटिंग का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा. और मार्केटिंग में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करके अगर आपको ग्रोथ लेना है, तो एक्सपेरिमेंट्स भी करने पड़ेंगे.
थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी आया हो। थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो एंजॉयड। ये था अटेंशन इंडिया पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ जो इंस्पायर करे, मोटिवेट करे और इम्पैक्ट क्रिएट करे।